हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। तो बेसिकली इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसका बैकग्राउंड डिस्कस होने वाला है आज। बैकग्राउंड यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं कि क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। देखो, अगर आज के डेट में इंडिया और चाइना के कोर कमांडर लेवल्स के जो टॉक्स हैं ये फेल हो जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं चाइना जो बदमाशी करता है वो पुराने समय में जो कुछ गलतियां हुई हैं उनको वो वहाँ पे रखता है। और ये गलतियां जो हैं वो भारत ने या भारतीय सरकार ने नहीं की हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए भारतीय सरकार उनको मानने के लिए भी तैयार नहीं होती है और यहीं पर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। तो मैं सारा कुछ डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ आपसे। चलिए सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ इंडिया चाइना के बेसिक बैकग्राउंड को। देखो, 1940s का जो डिकेड है ये भारत और चाइना दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो समय है, आपको ही पता है, जब 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ ब्रिटिश क्लचेस से। भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और 1947 में हम आज़ाद हुए। और यही वो समय है जब 1948-49 में कह दूँ, लगभग उसी के समकक्ष आसपास चाइना का सिविल वॉर ख़त्म हुआ। और चाइना में जो दो सबसे बड़ी पार्टीज़ थी उस समय की, एनसीपी या मैं कहूँ नेशनलिस्ट चाइनीज़ पार्टी, ठीक है, और दूसरी जो थी वो सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इनके बीच में सिविल वॉर की सिचुएशन थी। अब ये सिविल वॉर भी इसीलिए हुआ था क्योंकि अगर आप चाइना का इतिहास देखो तो वो भी कहीं ना कहीं कॉलोनियल जो इनक्रोचमेंट है उससे प्रभावित है। यानी ब्रिटिशर्स तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, मतलब डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे हैं, इन्वॉल्व तो हैं, डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ साथ अमेरिकन्स हैं वहाँ पे, अमेरिकन्स के साथ साथ जापानीज़ हैं वहाँ पे, जापानीज़ के साथ साथ में रशियन लोग, रूस का भी प्रभाव है। तो चाइना ने इसके एक देश नहीं कई देशों के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त किया। इसलिए वहाँ पर सबसे पहले तो जो रॉयल डायनेस्टी थी, है ना, उसको ओवरथ्रो किया गया। इसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, लेकिन डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के दौरान पार्टीज़ के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और फाइनली वो कॉन्फ्लिक्ट 40s के डिकेड तक चलता रहा और बाद में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेट होगी और वो KMT या मैं कहूँ जिसे NCP भी कहा जाता है, नेशनल चाइनीज़ पार्टी, वो उसको वहाँ से भागना पड़ेगा और ताइवान में शरण लेंगे। और यही रीज़न है कि आज के डेट में ताइवान को भी चाइना अपना हिस्सा मानता है। वो एक अलग चीज़ है जिस पे हम कभी और बात कर लेंगे। तो ये वो दौर था जब 1940s और 50s में भारत और चाइना एक दूसरे के साथ में बहुत ही दोस्ताना रवैया रखते थे। इंडिया चाइना रिलेशनशिप का गोल्डन एज कहा जाता है और नेहरू के पंचशील के सिद्धांत को चाइना ने भी एक्सेप्ट किया था। ध्यान रखिएगा, उस समय जो ब्रिटिश इंटरफेरेंस था उसकी वजह से जो दोनों के बीच में सॉलिडेरिटी थी, है ना, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो कॉर्डियल थी। और जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं चाओ एन लाई, उन्होंने पंचशील के सिद्धांत को काफ़ी अच्छे से एक्नॉलेज भी किया था, ध्यान रखिएगा, है ना। यही वो टाइम है, समय है जब चाइनीज़ फ्रीडम मूवमेंट को भारत ने खुला समर्थन दिया था अपना। चाइना का जो एडमिशन है यूनाइटेड नेशन में, इसको भी भारत ने अपनी खुली प्रतिक्रिया, खुला समर्थन दिया। इवन यहाँ तक भी ये बातें कही जाती हैं कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको भारत को ऑफर किया गया था, लेकिन नेहरू ने वो दावेदारी चाइना के लिए दे दी। तो ये इस तरह से कॉर्डियल रिलेशन थे उस समय। अब ये हो सकता है स्ट्रेटजिकली और पॉलिटिकली आप इसे कह दें कि ये एक दूरदर्शिता नहीं है, विजनरी जो है वो एक अप्रोच नहीं है, पर फिर भी हम यहाँ पर जो रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वो एरा था जब रिलेशनशिप अच्छे थे। यही वो दौर था जब चाइना जब कोरियन क्राइसिस के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो भारत भी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के, कोरिया बेसिकली जो है जापान का हिस्सा हुआ करता था और ये कल्चरल बहुत कुछ सिमिलैरिटी रखता है चाइना के साथ में, है ना। जापान ने बेसिकली कॉलोनी बनाया हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान ने अमेरिका को सरेंडर किया, आपको ही पता है कि हिरोशिमा नागासाकी में जब बम फोड़े गए और उसके बाद जापान ने सरेंडर किया, तो कोरिया को बांट लिया USSR और अमेरिका ने। और आज के डेट में भी आपको पता है कोरिया जो है वो दो हिस्सों में बटा है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो ये वो दौर था जब कोरिया में क्राइसिस थी, पॉलिटिकल क्राइसिस, और भारत ने उसको काफ़ी हद तक चाइना के साथ साथ सपोर्ट किया, यानी कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसके बारे में आवाज़ उठाई। तो ये वो दौर था जब बहुत अच्छे से भारत और चाइना एक दूसरे के साथ में कॉर्डियल रिलेशनशिप रखते हुए अपने अपने डेवलपमेंट को आगे ले जा रहे थे। लेकिन
अचानक से एक दौर आता है लेट 1950s का और अर्ली 1960s का, जब पॉलिटिकल सिचुएशन गर्मानी शुरू होती है। ये वो दौर है जब ये तिब्बत का जो इलाका है जो आप देख रहे हैं, ये तिब्बत का जो इलाका है, बेसिकली हम कहते हैं ये पूरा तिब्बत का ही इलाका हो गया। तो इस तिब्बत के इलाके में चाइनीज़ पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हुआ। और आपको ही पता है तिब्बत भारत की तरफ इंक्लाइंड था, इसलिए भारत को उसमें रोल भी प्ले करना पड़ा काफ़ी हद तक। और यहाँ जो सिचुएशन गड़बड़ होनी शुरू होती है, उसके बाद चाइना हॉस्टाइल हो गया एक तरीके से। चाइनीज़ जो पॉलिसी हैं वो काफ़ी हद तक एग्रेसिव हो गए भारत के लिए, और उसके बाद से बीच में कई बार रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब ये वो वाली सिचुएशन नहीं रही। अब एक दूसरे को राइवल के तौर पे ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि यहाँ पर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी आ जाता है काफ़ी हद तक। चाइना को भी पता है जो हमारी ताकत है वही बेसिकली भारत की भी ताकत है, और वो ताकत है मैन पावर की। अगर थोड़ी बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे इनोवेशन भारत में होंगे तो चाइना को डिफीट करना आसान है भारत के लिए, लेकिन हाँ ये पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंड करता है। खैर वापस आते हैं अपने बैकग्राउंड पे। तो हम यहाँ बैकग्राउंड यानी डिस्प्यूट के बैकग्राउंड को शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ। तो सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे दूं कि बैकग्राउंड में जो होने वाला है उसकी नींव जो शुरू होगी वो तो हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन डिस्प्यूट है कहाँ? तो 3 एरियाज़ हैं जहाँ चाइना और भारत लड़ते हैं, डिस्प्यूट हैं उनके बीच में। पहला वेस्टर्न सेक्टर हो गया, लद्दाख का ये इलाका आप देख रहे हैं, अक्साई चीन, ये इलाका है जो डिस्प्यूटेड है, इसे हम वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। दूसरा ये मिडिल सेक्टर का इलाका हो गया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा, उत्तराखंड में बाराहोती का जो इलाका है, यहाँ पर चाइनीज़ सोल्जर्स ने इंक्रोचमेंट किया था। भारत सरकार ने इस न्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया। वहाँ पे कुछ सोल्जर्स थे जिन्होंने ब्रिजेस को डैमेज किया था। तीसरा है ये इलाका जिसे आप ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं। तो कुल मिला के वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर ऐसे 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पर डिस्प्यूट है। और क्लियरली मैं दिखा दूँ आपको तो ये आप इमेज से समझ जाएंगे। ये अक्साई चीन का इलाका जिसको 1962 में चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, ये बेसिकली चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन भारत यहाँ पे अपनी दावेदारी पेश करता है। ठीक है, इसके अलावा ये उत्तराखंड का मिडिल सेक्टर का इलाका और ये ईस्टर्न सेक्टर का इलाका जहाँ पर मैकमहोन लाइन है जो भारत और चीन के बीच में है, लेकिन मैकमहोन लाइन को चाइना एक्नॉलेज नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, वो ये कहता है कि मैकमहोन लाइन जो है वो ऑफिशियल नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसके पहले कि मैं इन तीनों वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर के डिस्प्यूट की बात करूं, चलिए बैकग्राउंड से शुरू करता हूं मैं ताकि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं। तो वेस्टर्न सेक्टर जो है वो डिस्प्यूट कहां से शुरू होता है, यानी इस एरिया में जो डिस्प्यूट है, ये जो हमने बातें की अभी, तो ये बेसिकली जो डिस्प्यूट है ये कहां से शुरू होता है? ये डिस्प्यूट शुरू होता है लद्दाख रीजन का लगभग 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। 1841 में सबसे पहली बार ये इलाका आप देख रहे होंगे, तो ये जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, इस इलाके में सिख कंट्रोल हुआ करता था, सिख एम्पायर का कब्जा हुआ करता था। और कब्जा कैसे कि जो तिब्बत है, तिब्बत ये आता था किंग एम्पायर के हिस्से में, यानी आप कहते हैं कि किंग, यहाँ के जो लोकल रूलर्स होते थे ये चाइना के किंग सम्राट के प्रति अपनी जो लॉयल्टी है वो शो करते थे। तो इसी दौरान एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है बैटल होती है चुसूल नाम के इलाके में, और इस बैटल में जो सिख कमांडर्स हैं, जनरल्स हैं, यहाँ पर बेसिकली सेनापति जो था वो राजपूत था, लेकिन बेसिकली वो सिख कमांडर आर्मी को कमांड कर रहा था। तो इसने डिफीट किया तिब्बतन्स को, ध्यान रखिएगा, और ये सिखों के कब्जे में चला गया। तो ये जब सिखों के कब्जे में चला गया तो आपको ही पता है कि ये वो समय है जब भारत में कौन शासन कर रहा है? अंग्रेज शासन कर रहे हैं। तो ठीक, अभी तो सिख अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन बहुत जल्द सिख जो है इनको ब्रिटिशर्स ने एंग्लो सिख वॉर में डिफीट कर दिया। अब जब एंग्लो सिख वॉर में सिख पूरी तरह से डिफीट हो गए तो सिख टेरिटरीज जो थी वो सारी की सारी जम्मू और कश्मीर इंक्लूडिंग ब्रिटिशर्स के हिस्से में आ गई। या मैं कहूँ कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया सभी एरियाज़ को, इवन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रीजन को भी टेक ओवर कर लिया, क्योंकि ये सिखों के डोमिनेंस में आता था। यहाँ से सबसे पहली बार ब्रिटिश एम्पायर जो है वो कॉमन बाउंड्री शेयर करना शुरू कर देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ हद तक अगले कुछ सालों तक दोनों देशों ने जो प्राकृतिक बाउंड्रीज हैं, प्राकृतिक सीमा रेखाएं हैं चट्टानों की और नदियों की, इनको कोशिश करी कि यहाँ पर एक ऑफिशियल डिमार्केशन हो जाए, है ना, यानी हम पर्वतों का इलाका और नदियों का इलाका को कुछ इस तरीके से डिमार्केट कर लें कि
अपने अपने एरिया को हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकें और कोई भी देश एक दूसरे के एरिया को इनक्रॉच ना करे। लेकिन ब्रिटिशर्स, अब आपको ही पता है, ब्रिटिशर्स भारत में किसी न किसी फ़ायदे के लिए थे, किसी न किसी के अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए थे, और वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके इस बेनिफिट को, उनके इस मोनोपोली को कभी किसी तरह का कोई चैलेंज मिले। इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए 1865 में एक ऑफिसर अपॉइंट किया, ध्यान रखिएगा, सर्वे ऑफिसर अपॉइंट किया, जिसका नाम था विलियम जॉनसन। विलियम जॉनसन ने इस पूरे इलाके में सर्वे किया। ध्यान रखिएगा, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, जो आज डिस्प्यूटेड है ना, अक्साई चीन का इलाका, तो इस पूरे इलाके में विलियम जॉनसन ने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करी, जिसे ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से क्या कहा, इंडिया और चाइना के बीच का बाउंड्री लाइन कहा। तो इस डिमार्केशन को जॉनसन लाइन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। काफ़ी रिगरस सर्वे करने के बाद जॉनसन लाइन खींची गई और जॉनसन लाइन ने क्या किया, इंटायर अक्साई चीन को कश्मीर का हिस्सा बताते हुए ब्रिटिश इंडिया में इंक्लूड कर दिया। जॉनसन ने कहा कि द होल अक्साई चीन एरिया was actually the part of Ladakh and it was actually erstwhile or earlier it was the part of कश्मीर, यानी पहले से ये कश्मीर का हिस्सा था, क्योंकि ये सिखों के अंडर में था, सिखों ने इसे जीत लिया था और ये पूरा इलाका जो है वो उन्हीं के अंडर में था। जम्मू कश्मीर तक बाउंड्री जो है, या मैं कहूँ जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्री है वो यहाँ तक एक्सटेंड होती थी, इसलिए ये इंडियन एम्पायर का हिस्सा है। हालांकि जब रिपोर्ट प्रपोज की गई तो बहुत सारे ऑफिसर्स ने, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स ने और बहुत सारे बाकी सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इस पर एतराज़ जताया कि जो मैकेनिज़म्स इस्तेमाल की गई थी, जो टेस्टिमोनियल्स दिए गए थे इसमें, इस रिपोर्ट में, वो थोड़ा इनएक्यूरेट थे। इसलिए इसको डिमार्केट तो कर दिया गया, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। और वापस से इसको किया जाए या ना किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बात ठंडे बस्ते पे चली गई। लेकिन कुछ समय बाद, ध्यान रखिएगा, जब 19th सेंचुरी शुरू नहीं हुई है, आप कह सकते हैं 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी शुरू नहीं हुई है और 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ चल रहा है, यानी अंत के दौर की बात करूं मैं, जब 19वीं शताब्दी अपने ख़त्म होने के दौर पर थी, तो उस समय सेंट्रल एशिया के इलाके में रशियन एडवांसमेंट बढ़ना शुरू होगा। और रशियन एडवांसमेंट जब बढ़ेगा तो ब्रिटिशर्स को लगे कि यार अब गड़बड़ है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो रशियंस को नहीं आने देना चाहते थे अननेसेसरी, स्पेशली वो इंडिया की जो कॉलोनी है उसको सेफ रखना चाहते थे। तो इसलिए वापस से एक ऑफिसर है जिनका नाम है जॉन अर्डाग के नेतृत्व में एक वापस से कमीशन बनाया गया। ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे ये भी। इन्होंने फिर से डिमार्केशन किया और डिमार्केशन करते हुए कुनलुन माउंटेन रेंजेस जो है, उन कुनलुन माउंटेन रेंजेस से होते हुई एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ की। हालांकि चाइनीज़ लोगों ने बिल्कुल भी इसमें कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ, किसी भी तरीके से ज़रा सा भी कुछ भी उन्होंने बोला ही नहीं, मतलब साइलेंस रहा, 100% साइलेंस रहा उनकी तरफ से। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब पहली बार रशिया में चाइनीज़ एम्पायर के डेलीगेट्स और ब्रिटिश इंडियन मिलिट्री के ऑफिसर्स जो हैं, इनकी मुलाकात होगी और वहाँ रशिया में इनके बीच में मैप्स की, यानी मानचित्रों की अदला बदली होगी। और जब ये मैपिंग्स एक्सचेंज हुई तो उन मैपिंग्स के बाद में वापस से एक सर्वे किया गया, ध्यान रखिएगा, जिस सर्वे में जॉनसन लाइन और अर्डाग लाइन को मर्ज कर दिया गया और इसको नाम दिया गया जॉनसन अर्डाग लाइन। ठीक है। और इसके बाद एक बार फिर से परिवर्तन किए गए, ध्यान रखिएगा, और इस परिवर्तन को नाम दिया गया मैकार्टने मैकडोनाल्ड लाइन। अब ये जो मैकार्टने मैकडोनाल्ड लाइन है बेसिकली 1947 तक, 1947 के कुछ समय पहले तक चली। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने फिर से एक बार, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल रहेगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के माहौल में जब राजनीति दुनिया की गरमाई होगी, तो अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करके जॉनसन लाइन को ही मानना शुरू कर दिया ऑफिशियल बाउंड्री इंडिया और चाइना के बीच में। यानी ब्रिटिशर्स 3 बार 4 बार बाउंड्री लाइन को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिलेटरली चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये पॉलिसी जो है भारत के आज़ादी के साथ तक चली, यानी दैट पॉलिसी ऑफ फॉलोइंग दिस जॉनसन लाइन एज द ऑफिशियल लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये ब्रिटिशर्स द्वारा इस्टेब्लिश कर दिया गया। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स। और इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया ने भी यही माना कि 1947 तक जो ब्रिटिशर्स मान रहे थे उसी को भी हम मान के चलेंगे। इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री लाइन है वो जॉनसन लाइन है। अब आपको ये पता है कि 1962 में जब तिब्बतन अपराइजिंग के बाद में
चाइना ने अटैक किया तो उन्होंने सबसे पहले इस लाइन को ख़त्म किया और 1962 के वॉर के दौरान ही पूरा ये हिस्सा जो डिस्प्यूटेड था उस हिस्से को ये कब्ज़ा करते हुए आगे बढ़ाए और अपने हिस्से में मिला लिया। और आज की डेट में अब यहाँ पर वो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इस हिस्से को मिला तो लिया, लेकिन ये कंप्लीट हिस्सा जो है वहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी डेवलप नहीं है। अच्छा, ये वैसे भी बर्फीला रेगिस्तान जैसा इलाका है, तो भारत इतना भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन भारत ये चाहता है कि जो LAC है, बेसिकली ये LAC का इलाका है, ध्यान रखिएगा, ये LAC का इलाका है जिसको इंडिया चाहता है कि एटलीस्ट चाइना फॉलो करे। लेकिन अब इस LAC के इलाके को भी चाइना जो है वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा। रिसेंट जो अभी पिछले साल जो वाला जो गलवान घाटी का इंसिडेंट था वो इसी LAC के आसपास हुआ था, जहां पर आप देखिए इधर चाइना थोड़ा सा वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ अपना एडवांसमेंट कर रहा था, है ना। तो ये LAC का जो मुद्दा है, इस LAC के मुद्दे को भारत उठाता है कि देखो ये जो डिमार्केशन है एटलीस्ट आप इसको तो फॉलो करो, क्योंकि हमने अपने क्लेम्स जो है वो जॉनसन लाइन वाले छोड़ दिए, हमने अपने जो क्लेम्स हैं मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन वाले छोड़ दिए, जॉनसन अर्डर्ग वाले क्लेम भी छोड़ दिए, लेकिन आप अब LAC अगर क्रॉस करेंगे तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, चाइना वापस से वो पुरानी चीज़ों को, कंफ्यूजिंग वाली चीज़ों को सामने रख देता है। डिस्कशन जब शुरू होता है और वो कहता है कि नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से था डिमार्केशन। भारत कहता है तो फिर देखो अब ऐसा नहीं, फिर तो हम और आगे से ले लें, फिर डिमार्केशन यहाँ से था, फिर हम जॉनसन अर्डर्ग लाइन भी ले लें। इस तरह से दोनों पार्टीज के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो जाता है और डेडलॉक क्रिएट होने की वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ती और मामला वहीं गर्मा जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाना शुरू करते हैं। तो अब ये तक सिचुएशन आ गई कि पिछले कुछ दिनों में चाइनीज़ मीडिया में ये कह दिया गया कि भाई भारत युद्ध के लिए तैयार रहे। अब जो कुछ भी हो, इतना जल्दी युद्ध भी नहीं होगा, लेकिन जो बोन ऑफ कंटेंशन है, गले की जो हड्डी है, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा यूनिलेटरली डिमार्केट की गई लाइंस हैं, जिनको चाइना जो है वो कभी कभी क्या हमेशा डिस्कशन के दौरान एज अ टूल इस्तेमाल कर लेता है, भारत को कंफ्यूज करने की कोशिश करने के लिए, गुमराह करने की कोशिश करने के लिए और इस मामले को रिजॉल्व ना करके पेंडिंग रखने के लिए। तो होपफुली आपको ये वेस्टर्न सेक्टर का एरिया का जो डिस्प्यूट है वो समझ में आ गया होगा। तो ये बैकग्राउंड समझ में आ गया। इस बैकग्राउंड में आगे और क्या टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी हम बात करेंगे, पर पहले सबसे मैं पूरा एक जो डिस्प्यूट है वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न का, इसके बैकग्राउंड को डिस्कस कर लूँगा आपसे। उसके बाद जो आज की रिसेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर के बारे में बात करूँगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये इंडिया चाइना का हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है डिस्प्यूट का। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहें चैनल के साथ, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।